विल लर्न अबाउट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है। देखिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि हम जिस चीज़ से बने हुए हैं मिलके, हम हमारी बॉडी जिस चीज़ से मिलके बनी हुई है उसको बोलते हैं हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बेसिकली हमारी बॉडी किस चीज़ से मिलके बनी हुई है? बेसिकली हमारी बॉडी बनी हुई है सेल से मिलके। अब इसको हम समझते हैं। जैसे कि किसी भी एक बिल्डिंग के अंदर सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो एक ब्रिक होती है। ठीक है, एक ईंट होती है। कोई भी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसमें जो छोटी सी आप स्ट्रक्चरल आप यूनिट देखोगे तो एक ब्रिक होती है। उसी तरीके से जो हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है, हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है? एक सेल होती है। तो सेल क्या होता है? सेल एक छोटा सा रूम, इसका ना एक मीनिंग है। सेल का मतलब होता है एक छोटा रूम। ठीक है, अब ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। अब दिमाग में आना चाहिए कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल का मतलब क्या है। देखो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल का मतलब है कि ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है और जितने भी फंक्शंस होते हैं उनके लिए भी आपका सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शन जो बेसिक यूनिट होता है वो आपका क्या होता है? सेल होता है। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब हम बात करेंगे कि जो सेल है वो उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ठीक है, प्लांट के कॉर्क से, मतलब कि आप बोल सकते हो प्लांट की जो छाल होती है, प्लांट का जो कवर होता है, हार्ड कवर होता है, उसको अगर हटाओगे तो एक सॉफ्ट कवर आता है। उस कवर को अगर आप देखोगे तो उस कवर को उन्होंने हैंडमेड, मतलब हाथ से बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप से उसकी स्लाइड बनाई और उसको देखा। तो जब उसको देखा तो वो कुछ ऐसा दिखाई दिया। ठीक है, उसमें छोटे 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 हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया सेल, मतलब एक छोटा कमरा। ठीक है, एक छोटा रूम। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि डिस्कवरी हुई सेल की। तो सबसे पहले किसने डिस्कवरी की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, हैंडमेड माइक्रोस्कोप था। तब तक कोई भी एक मतलब कि आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप नहीं आया था। उन्होंने खुद ने एक माइक्रोस्कोप बनाया और प्लांट की सेल को उन्होंने सब फर्स्ट टाइम देखा था। इस तरीके से सेल की डिस्कवरी हुई थी। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। उन्होंने सेल को देख के एक सेल थ्योरी दी। अब सेल थ्योरी का मतलब, उन्होंने सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली। उन इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ पे हम देखेंगे। पहली क्या बात बोली? उन्होंने बोली कि ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं। अब सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि लिविंग थिंग्स इस यूनिवर्स के अंदर कितनी होती है। तो देखो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप, या तो प्लांट होगा या फिर एनिमल होगा। ठीक है, तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सारी की सारी वन और मोर देन वन सेल से मिलके बनती है। मतलब कि सब की सब बेसिकली सेल से ही उनका बेसिक स्ट्रक्चर बनता है। ये बात उन्होंने बोली। दूसरी बात, सेल थ्योरी में उन्होंने समझाया कि सेल आर द बेसिक यूनिट स्ट्रक्चरल, जैसा कि हमने पहले डेफिनेशन में बताया था कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। अब स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करता है सेल, इसलिए स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। फंक्शन, जितना भी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन होता है वो सेल की वजह से होता है, इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। तीसरी बात क्या बोली उन्होंने? ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ना यूनिवर्स के अंदर आर्टिफिशियली कोई भी सेल क्रिएट नहीं कर सकते। जो भी सेल डेवलप होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल? देखो प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब समझाता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बेबी भी जो प्रोड्यूस होता है वो सेक्स सेल से ही प्रोड्यूस होता है। मतलब कि वो भी एक पहले सेल होता है, उससे फिर वो प्रोड्यूस होता है, मतलब कि वो डेवलप होता है। उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी जो भी सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही प्रोड्यूस होती हैं। तो ये बात उन्होंने बोली। चौथी बात क्या बोली उन्होंने? सेल कंटेन द हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि सेल के अंदर डीएनए और आरएनए होता है जो कि हेरिडिटी को ट्रांसफ़र करता है। मतलब कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम आपका सेल करता है। ठीक है, उन सेल के अंदर हम आगे फर्दर चैप्टर में देखने वाले हैं कि सेल के कौन से पार्ट में हेरिडिटी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, डीएनए और आरएनए में। तो उसको डिटेल में देखेंगे। तो हाँ, सेल के अंदर हेरिडिटी इन्फॉर्मेशंस होती हैं। नेक्स्ट क्या बोला है? पांचवी जो बात बोली है, ऑल सेल्स आर बेसिकली सेम इन द केमिकल कंपोजिशंस। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी सेल्स होती है ना वो केमिकली उनका जो कंपोजिशन होता है, उनके अंदर साइटोप्लाज्म, उनके अंदर जितना भी केमिकली कंपोजिशन होगा वो सेम होता है। ये बात उन्होंने बोली। तो ये आपकी सेल थ्योरी होती है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। ओके, सो इसको आपको याद रखना है। सेल थ्योरी आप फटाफट समराइज करके याद रखो। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है वो या तो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनी होती है, पहली बात। ठीक है,
और सेल्स आर बेसिक यूनिट और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, आपको पता है ये बात, और प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। दूसरा, इन्फॉर्मेशन होती है इनके अंदर, हेरिडिटी वाली इन्फॉर्मेशन होती है। ऑल सेल्स आर बेसिकली सेम इन केमिकल कंपोजिशन, जो भी केमिकल कंपोजिशन किसी भी सेल के अंदर होगा वो सेम होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है सेल थ्योरी के अंदर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जितनी भी सेल प्रेजेंट होती है, ओके, हम यहाँ पे देखने वाले कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी सेल प्रेजेंट होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो कितने टाइप की होती है, ठीक है, और फिर एक एक का फंक्शन हम देखेंगे। तो देखिए, द सेल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल प्रेजेंट होती है वो कितने टाइप की होती है। सबसे पहले ये होता है स्मूथ मसल सेल्स, मतलब कि आप बोल सकते हो मसल को बनाने वाली सेल को हम बोलते हैं स्मूथ मसल सेल या मसल सेल भी बोल सकते हो। दूसरा, आपको पता है कि जितनी भी सेक्स सेल्स होती हैं, जैसे कि ओवम हो गया, स्पर्म हो गया, मेल के अंदर स्पर्म होता है, फीमेल के अंदर ओवम होता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये भी एक सेल है। ह्यूमन बॉडी के अंदर टाइप ऑफ सेल की बात हो रही है। उसके बाद में जिसकी वजह से फैट क्रिएट होता है, तो इसको बोलते हैं फैट सेल, ठीक है, इसको बोलते हैं फैट सेल। उसके बाद में चलते हैं जिससे हम चीज़ों को सेंस कर पाते हैं, उसको बोलते हैं नर्व सेल, ओके, न्यूरॉन, हम इसको डिटेल में देखेंगे आगे। उसके बाद में होता है आपके जितना भी कनेक्टिंग ब्लड होता है, मतलब कि आपका कनेक्टिंग सेल्स होती है जिसमें आप बोलते हो कि ब्लड सेल, ओके, ब्लड सेल, ओके। नेक्स्ट इज योर बोन सेल, जिससे बोन मिलके बनी होती है। आपको मैंने पहले ही बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो मिलता है वो हमें सेल से मिलता है, मतलब आप बिल्कुल छोटे से छोटे स्ट्रक्चर देखोगे, उसको भी डिवाइड करते जाओगे, जैसे कि हम एटम्स में देखते हैं ना, वैसे ही आपका सेल होता है बॉडी के अंदर। कोई भी मैटर एटम छोटा होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे अगर आप बेसिक फंक्शन और स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करो तो आप बोल सकते हो कि सेल हमारी बेसिक फंक्शन और स्ट्रक्चरल यूनिट है। और ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टाइप की सेल आपको याद रखनी है। 6 तरीके की सेल्स होती हैं। आई वुड लाइक टू रिपीट अगेन, स्मूथ मसल सेल्स, सेक्स सेल्स जिनको ओवम एंड स्पर्म बोलते हैं, ब्लड सेल्स, उसके बाद में फैट सेल्स जो सेंस करने के काम आता है, नर्व सेल, उसके बाद में ब्लड सेल्स, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो, अब इसमें हम देखने वाले हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, ऑर्गेनिजम्स, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कितने तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनको किस तरीके से बांटा हुआ है। नंबर ऑफ सेल्स, याद रखना, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को 2 टाइप में बांटा हुआ है। पहला बोला जाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, आपने सुना भी होगा, और दूसरा होता है आपका मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिसेल्युलर और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी सेल्युलर, ओके। तो देखो ध्यान से, नंबर ऑफ सेल्स से हम बांट रहे हैं ऑर्गेनिज्म को, तो यहाँ पे यूनी का मतलब होता है सिंगल, 1, ओके, यूनी वर्ड का ही मतलब होता है सिंगल, और मल्टी का मतलब तो सबको पता है, एक से ज़्यादा या ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है जो सिंगल सेल हो, मतलब कि जिसके अंदर पूरा का पूरा जीवन एक ही सेल से बने और एक ही सेल पे ख़त्म हो जाए, उसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, देखिए, ये 1 सेल से मिलके बनता है, ये तो सबको मालूम है, और यहाँ पे जितना भी लाइफ की जितने भी काम होते हैं वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो अमीबा एंड बैक्टीरिया, एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, प्लीज़ रिमेंबर ऑल एग्जाम्पल्स। जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको सारे एग्जाम्पल्स नोट डाउन करना है पॉज करके वीडियो को। नेक्स्ट इज मल्टी सेल्युलर, अगर मल्टी सेल्युलर की बात करूँ तो हम लोगों के अंदर सेल्स ज़्यादा होती है, बोल दो मल्टी सेल्स होती हैं। इन ये आप बोल सकते हो इनकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है कि मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि हर एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक अलग तरीके की सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इनका एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे ह्यूमन बीइंग लिखा है, तो ये आपका नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने का एक तरीका था। तो अब देखते हैं हम टाइप ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्स, ठीक है। अब बात करेंगे हम सेल्स के टाइप की, अभी हमने ऑर्गेनिजम्स के टाइप की बात की, अब हम देखेंगे कि कितने तरीके की सेल्स होती हैं। तो देखो, सबसे पहले ना दुनिया में कोई भी चीज़ आती है वो एकदम से डेवलपमेंट होके नहीं आती है। फॉर एग्जांपल, पहले दुनिया में किस तरीके के फ़ोन आए थे, पहले हमारे पास में वो खटके वाले जो बोलते हैं ना, जिसके अंदर टच स्क्रीन नहीं होता था, वैसे फ़ोन आए, फिर धीरे धीरे स्क्रीन टच फ़ोन आए, फिर टैब आए, फिर ये सब क्या हुआ, एक इवोल्यूशन टाइप का हुआ। इसी तरीके से जब आपकी अर्थ बनी होगी, ठीक है, जब अर्थ बनी होगी तो कुछ केमिकल कंपोजिशंस मिलके, कुछ केमिकल कंपोजिशन मिले होंगे और उन केमिकल कंपोजिशंस ने एक मिलके एक सेल बनाई होगी, है ना, जो कि एक डेवलप्ड सेल तो होगी नहीं। ऐसा तो है नहीं कि जैसे अर्थ बनी और फट से एक इंसान बन गया वहाँ पे,
ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अच्छा, तो फिर क्या हुआ होगा, कुछ केमिकल कॉम्पोजिशंस, कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें मिली एक साथ और एक सेल का डेवलपमेंट किया, और वो सेल पूरी की पूरी डेवलप्ड नहीं थी। तो उस सेल का नाम क्या दिया गया, उस सेल का नाम दिया गया प्रोकैरियोटिक। अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा यहाँ पे, आपको उनका मतलब समझना है, तो आपको याद रहेगा ये आगे तक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, देखो, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस। आपको कैरियो का मतलब याद रखना है, न्यूक्लियस, और प्रो का मतलब प्रिमिटिव। अब देखो, प्रिमिटिव का मतलब सबको पता है कि जो डेवलप्ड ना हो, जो इमेच्योर हो, मेच्योर ना हो, आप बोल सकते हो जो मेच्योरिटी जिसके अंदर ना हो। तो प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसी सेल है जिसके अंदर कंप्लीटली मेच्योरिटी नहीं होती। इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके बाद में हम देखेंगे। डेवलपमेंट हुआ सेल का और सेल बन गई यूकैरियोटिक, है ना। यूकैरियोटिक मतलब डेवलप्ड सेल, आप बोल सकते हो। पहले प्रोकैरियोटिक आई, उसके बाद में यूकैरियोटिक आई। अब मैं इसको लर्न करने का एक ट्रिक भी आपको समझाऊंगा। देखो, प्रोकैरियोटिक का मतलब समझते हैं, पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी जो साइज़ होगी वो स्मॉल होगी। ऑफकोर्स पहली बार सेल बनेगी तो छोटी सी सेल बनेगी, ठीक है, छोटी सी सेल बनेगी। और इसका जो न्यूक्लियर रीजन होगा ना, न्यूक्लियर रीजन का मतलब है जो न्यूक्लियस बनेगा, जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा, वो उसके ऊपर जो कवर होता है, आप बोल सकते हो कि मेम्ब्रेन जो होती है वो वेल डिफाइन नहीं होगा, वो फैला रहेगा, पूरी की पूरी सेल के अंदर फैला रहेगा, आप ऐसे बोल सकते हो, स्प्रेड रहेगा। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सिंगल होते हैं। क्रोमोसोम्स के बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ, क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, मतलब कि कम क्रोमोसोम होते हैं, ऐसे याद रखना है आपको। सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब कि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी एपरेटस होता है, एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम होता है, ये सब हम देखने वाले हैं अभी। उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, छोटी सी झिल्ली होती है, वो नहीं प्रेजेंट होती है। क्यों, अगर सेल डेवलप्ड ही नहीं है, कंप्लीटली डेवलप नहीं है, तो वो उसके ऊपर सेल आएगी कहाँ, वो मेम्ब्रेन आएगी कहाँ से। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। अब देखिए, ओनली ये जो सेल मिलती है वो सिंगल सेल्यूलर एनिमल्स जितने भी होते हैं, सिंगल सेल्यूलर एनिमल्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है। अब क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। प्रोकैरियोटिक सेल डेवलप होती गई और फिर जाके आपकी आ गई यूकैरियोटिक सेल। देखो, यूकैरियोटिक का मतलब समझाता हूँ मैं। EU है ना, EU का मतलब होता है मेच्योर सेल, मेच्योरिटी से याद रखो। जैसे कि प्रो का मतलब प्रिमिटिव था, EU का मतलब मेच्योर हो बोल सकते हो आप। कैरियो का मतलब तो मैंने आपको याद करवाया था, न्यूक्लियस। आपको कैरियो का मतलब आगे भी काम आएगा, इसलिए कैरियो का मतलब आप लिख सकते हो, ठीक है। तो कैरियो का मतलब मैंने आपको याद करवाया कि न्यूक्लियस होता है। अब इसको कैसे याद करना है, देखो, यूकैरियोटिक में U आ रहा है, ठीक है। U मतलब आपके अंदर कैसी सेल होगी, डेवलप्ड कि अनडेवलप्ड, या मैच्योर इमेच्योर। ऑफकोर्स हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमारे अंदर तो मैच्योर सेल ही होगी ना यार। अब मैच्योर सेल हमारे अंदर होगी तो आपको याद रखना है कि यूकैरियोटिक, यू मतलब आपके अंदर जो सेल होती है वैसी सेल यूकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में आती है। बस दैट्स इट। प्रो तो अपने आप याद हो जाएगी आपको। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, इसकी जो सेल होती है वो लार्ज होती है क्योंकि डेवलप्ड हो चुकी है। उसके बाद में बात कर लेते हैं, इनका जो न्यूक्लियर रीजन होता है ना वो वेल डिफाइन होता है, मतलब फिक्स एक जगह पे होता है ना। वहाँ पे फैला हुआ था, यहाँ पे एक जगह पे होता है। क्रोमोसोम होता है मोर देन 1 होता है, मतलब ज़्यादा क्रोमोसोम्स आपको मिलते हैं। नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम, ये सबके ऊपर मेम्ब्रेन सेपरेट करने के लिए बनी होती है। और ये न्यू टाइप की सेल है, मतलब डेवलप्ड सेल है। और ये सिंगल के अंदर भी मिलती है, ये बात आपको कंफ्यूज कर सकती है। देखो, ये सिंगल के अंदर भी मिलती है, सिंगल सेल्यूलर एनिमल्स के अंदर भी मिल जाती है, और मल्टी के अंदर तो मिलती है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो दिस वॉज द कंप्लीट डिफरेंशिएशन बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। मतलब कि पहले जो सेल आई उसको बोला गया प्रोकैरियोटिक, उसके बाद में डेवलपमेंट हुआ, फिर सेल आई आपकी यूकैरियोटिक। तो आपको इस तरीके से चीज़ों को याद रखना है, लिंक करके। चलो मूव करते हैं आगे। अब हम डिटेल में देखने वाले हैं यूकैरियोट्स को, यूकैरियोटिक सेल को, क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर को हम यूकैरियोट डेवलप्ड सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, यूकैरियोटिक सेल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। मैंने आपको बताया लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और मैंने आपको ये भी बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट होता है और आपका एनिमल होता है। तो प्लांट और एनिमल सेल दोनों की दोनों क्या होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। तो हम प्लांट सेल को भी डिटेल में देखेंगे और एनिमल सेल को भी डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्लांट सेल और एनिमल सेल में एनिमल सेल से। तो स्टार्ट करो। ये है आपका एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द एनिमल सेल स्ट्रक्चर। ये एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को हम बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, सो पूरा कंसंट्रेशन आपको पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर रखना है। देखिए,
एनिमल का स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर कुछ ऑर्गेनल्स को आपको याद रखना है, कुछ को नहीं रखना है। जो नहीं रखना है वो मैं आपको बताऊंगा भी नहीं। तो आपको स्टार्ट करते हैं बाहर से। इसको कैसे आपको एनिमल सेल स्ट्रक्चर को एक इमेजिनेशन अगर आपको करनी है तो ऐसे याद रखो कि एक पॉलीथीन के अंदर पानी डाल दो और पानी डालने के बाद उसमें छोटी छोटी बॉल डाल दो और एक बड़ी बॉल डाल दो। अब जो पानी अंदर डाला है वो साइटोप्लाज्म होता है और जो बाहर की जो पॉलीथीन है वो आपकी होती है क्या, आपकी मेम्ब्रेन होती है। और अंदर छोटी छोटी बॉल डाली है वो ऑर्गेनल्स होता है और जो बड़ी बॉल डाली है वो न्यूक्लियस होता है। चलो अब इसको हम इमेज से रिलेट करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं मेम्ब्रेन को, क्योंकि बाहर से चल रहे हैं। तो फर्स्ट चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में देखना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरीके की ना बाहर की एक लेयर होती है जो कि पूरी की पूरी आपकी सेल को क्या करती है, कवर करके रखती है। तो इसको हम पूरा का पूरा इसके अंदर क्या होता है, क्या क्या काम करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। चलो देखते हैं। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहला हमने ऑर्गेनल देखा आपका किसका, सेल का। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरीके से सेल के ऊपर की एक लेयर बोल सकते हो, ओके। और ये जितना भी सेल का, फॉर एग्जांपल ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा कि बाहर के जो एनवायरनमेंट है उससे अंदर के ऑर्गेनल्स को सेपरेट करके रखना, ठीक है। और आप बोल सकते हो कि ये एक तरीके से प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह काम करती है सारे के सारे ऑर्गेनल्स के लिए, ठीक है। आउटसाइड से सेपरेट कर देती है ये और सराउंडिंग एनवायरनमेंट से अलग कर देती है। और ये जो लेयर होती है, ये जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? सेमी मतलब आधा, परमेबल मतलब जो परमिट करे, मतलब जो आधी चीज़ों को परमिट करे, अंदर जाने से और बाहर आने से आधी चीज़ों को अलाउ करे, आधी चीज़ों को रोक दे, उसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ओके। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो इसका बेसिक दो ही काम होते हैं, सेपरेट करना और सेमी परमेबल होने की वजह से कुछ मटीरियल्स को अंदर आने देना, कुछ को बाहर जाने देना, कुछ को नहीं जाने देना, कुछ को नहीं आने देना। इस तरीके से इसका काम होता है। तो आपको सेमी परमेबल का मतलब समझ आया, उसका काम क्या होता है, बेसिक फंक्शन एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल ऑर्गेनल्स को सेपरेट कर देना। अब यहाँ पे इसके फंक्शन में कुछ टर्म्स आती हैं, उन टर्म्स को हम देखते हैं। सबसे पहले जो टर्म आती है उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, ओके। ऑस्मोसिस का मतलब देखेंगे, फिर डिफ्यूजन का मतलब देखेंगे, फिर हाइपोटोनिक, हाइपर और आइसोटोनिक का मतलब देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑस्मोसिस से। देखो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है, देखो ऑस्मोसिस मतलब फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई भी एक सेल है, ठीक है। मैं इसको सेल से नहीं समझाता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपने कभी ना देखा होगा कि जो किशमिश होती है ना घरों में, उसको हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर डाल देते हैं रात को, मतलब शाम को डालते हैं और सुबह देखते हैं तो वो किशमिश फूल जाती है, मोटी हो जाती है। शाम को डालते हैं, रिंकल्ड होती है शाम को डालते टाइम, लेकिन जैसे ही हम उसको सुबह निकालते तो फूल जाती है, टॉन्ड हो जाती है। ऐसा होता ही क्यों है, ठीक है। तो इसलिए होता है क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर ऑस्मोसिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे इंपॉर्टेंट रोल है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो आपने किशमिश डाली उस किशमिश के अंदर क्या था, उस किशमिश के अंदर आपका वाटर लेवल क्या था, बिल्कुल ज़ीरो था, है ना, बहुत कम था। और किशमिश के ऊपर एक लेयर होती है, इस तरीके से मान लो लेयर है, और यहाँ पे उसको आपने वाटर के अंदर डाल दिया, डिप कर दिया, वाटर है, तो बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है गिलास के अंदर जिसमें आपने डाला, और अंदर किशमिश के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है। तो रात में क्या होगा, जो लेयर होती है, जो मेम्ब्रेन होती है किशमिश के ऊपर, उसके थ्रू जो वाटर होता है वो एंटर करना स्टार्ट कर देगा किशमिश के अंदर। तो अब क्या हो रहा है कि वाटर का कंसंट्रेशन बाहर क्या था, हाई था, हाई कंसंट्रेशन से, और किशमिश के खुद के अंदर लो कंसंट्रेशन था। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अगर कोई भी चीज़ मूव करती है या कोई भी फ्लूइड मूव करता है, मैंने आप स्पेशली बताया कि फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है, फ्लूइड मूव करता है तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। याद रखना है, कोई भी फ्लूइड जिसकी हाई कंसंट्रेशन है, किसी भी फ्लूइड की अगर हाई कंसंट्रेशन है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, ओके, चाहे वो कोई भी फ्लूइड हो, ओके। अब बात कर लेते हैं हम डिफ्यूजन की, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, देखो डिफ्यूजन का बेसिकली मतलब होता है आपका, आप बोल सकते हो कि डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी भी गैसियस सब्सटेंस का, किसी भी गैसियस, ये सेल है, सेल के अंदर ऑक्सीजन आना, CO2 जाना, ऑक्सीजन का आना, CO2 का जाना, ये लगा रहता है। तो ऑक्सीजन का कहीं भी आना और जाना किसी भी लेयर, किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू, उस चीज़ को, गैसियस एक्सचेंज को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन इज़ नथिंग बट द गैसियस एक्सचेंज इज़ नॉन एज द डिफ्यूजन, बस इतना आपको याद रखना है। इसके बाद में हम कुछ सॉल्यूशंस की बात करेंगे, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, है ना, ये क्या होते हैं देखते हैं। और ये इसका सेल के मेम्ब्रेन में क्या इंपॉर्टेंस,
हम देखते हैं सबसे पहले हाइपोटोनिक को। अब हाइपर और हाई आइसो तीनों को भी हम देख सकते हैं। ये सॉल्यूशंस के टाइप होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसको सेल में क्यों पढ़ना पड़ रहा है, इसको सेल में इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, पहले इनका मतलब समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको 3 ग्लासेस देता हूँ, यहाँ पे एक गिलास दे दिया मैंने आपको, यहाँ पे बी दूसरा गिलास दे दिया, यहाँ पे सी तीसरा गिलास दे दिया, ठीक है। और ये तीनों ग्लासेस में क्या कर दिया मैंने, एक सॉल्वेंट डाला। अब सॉल्वेंट क्या होता है, मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया, ठीक है, पानी डाल दिया इतना। उसके बाद में यहाँ पे भी इतना पानी डाल दिया और यहाँ पे भी इतना पानी डाल दिया, सेम पानी डाला। अब सबसे पहले हाइपर की बात करते हैं। हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, और सॉरी हाइपो मतलब होता है कम, है ना। हाइपो मतलब कम, लेस। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, और आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। अब देखो आप बोल सकते हो कि किससे रिलेटेड, कौन कम कौन ज़्यादा कौन सेम। सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट क्या होता है, किसी भी सॉल्यूट क्या होता है, जैसे पानी में मैं नमक डालूंगा ना, सॉल्ट डालूंगा, NaCl अगर मैं डालूंगा यहाँ पे, तो जो NaCl जो होगा वो काम करेगा सॉल्यूट का। तो हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है, अगर किसी भी सॉल्यूशन में क्या हो, ज़्यादा हो, सॉल्वेंट से ज़्यादा अगर आपका क्या हो, अगर आपका सॉल्यूट ज़्यादा हो, नमक अगर ज़्यादा हो, पानी से नमक ज़्यादा डाल दिया, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलेंगे हाइपरटोनिक। अगर यहाँ पे नमक कम हो, बहुत कम हो, तो इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। अगर सेम हो, जितना वाटर उतना ही सॉल्ट हो, तो इसको बोलेंगे आइसोटोनिक। तो आइसो का मतलब होता है सेम, और हाइपो का मतलब होता है कम। कौन कम, सॉल्यूट कम। सॉल्यूट क्या होता है, जैसे कि नमक और पानी में नमक सॉल्यूट है। और हाइपर का मतलब होता है, हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है। तो ये तीनों टर्म्स समझ आ गई आपको। ये अब ये कैसे सेल्स में कैसे काम आते हैं, तो देखो सेल के अंदर भी लिक्विड होता है। हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हम देखेंगे कि लिक्विड होता है। अब वहाँ पे हम देखेंगे कि जो अंदर सॉल्यूट होता है वो कितना ज़्यादा होता है और कितना कम होता है और बराबर होता है। तो उनका नाम दिया जाता है हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद रखना है। नाउ वी शुड डिस्कस अबाउट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता क्या है, जैसे सेल का मेम्ब्रेन था, सेल के मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी लिक्विड पार्ट होता है ना, जो मैंने बताया था पॉलीथीन के अंदर जो वाटर लाइक सब्सटेंस होता है, उसको हम, जिसके अंदर पूरे के पूरे ऑर्गेनल्स घूमते रहते हैं, तैरते रहते हैं, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो देखते हैं। साइटोप्लाज्म इज़ अ थिक सॉल्यूशन। एक थिक सॉल्यूशन होता है ये, ना तो बिल्कुल वाटरी होता, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, एकदम ऐसा विस्कस टाइप का सॉल्यूशन होता है, थोड़ा सा थिक होता है ये पूरी की पूरी सेल के अंदर भरा हुआ होता है, ठीक है। और ये पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन इसको बंद करके रखती है। पूरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये एनक्लोज्ड रहता है। ये किस किस चीज़ से मिलके बना होता है, ये क्वेश्चन बड़ा आता है। वाटर होता है इसमें, सॉल्ट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, ओके, याद रखना है। वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन्स इसके पार्ट होते हैं, इनसे मिलके ये बना होता है साइटोप्लाज्म। अब जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनकी बात चल रही है ये, क्योंकि ये डेवलप्ड सेल्स होती हैं। साइटोप्लाज्म इंक्लूड्स ऑल द मटीरियल इनसाइड द सेल आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म जो होता है वो सारे के सारे मटीरियल्स को अपने अंदर रखता है, सीधी बात है, ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो कि ये एक मीडियम प्रोवाइड करने का काम भी करता है, किसको, ऑर्गेनल्स को। तो बेसिकली ये एक थिक बोल सकते हो सॉल्यूशन होता है, जो कि वाटर से, सॉल्ट से और प्रोटीन से मिलके बना होता है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर आपने देखा वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन, और ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के, उनको रहने का या उनको वहाँ पे फ्लोट करने का। अब हम आगे मूव करते हैं। तीसरा जो ऑर्गेनल होता है उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात आती है ये होता है कहाँ है, किस तरीके से काम करता है, तो इसको हम फिगर में ही देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे होता है। सो अब देखते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर में कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो जो ये आप देख पा रहे हो, दिस इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज़ ऑल्सो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, रफ को रफ क्यों बोलते हैं और काम क्या करता है, और स्मूथ को स्मूथ क्यों बोलते हैं और काम क्या करता है। जो रफ होता है ना, उसका काम पहले देख लेते हैं। उसका काम होता है कि ये प्रोटीन बनाता है, पूरी की पूरी सेल के फंक्शंस के लिए प्रोटीन बनाने का काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
पूरी की पूरी सेल के लिए लिपिड या बोल दो फैट का सिंथेसिस करने का या बनाने का काम ये करता है। तो इस रफ को रफ इसलिए बोलते हैं कि इसके ऊपर छोटे छोटे जो आप पॉइंट्स देख पा रहे हो, ये छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ तक हैं, इन पॉइंट्स को बोलते हैं राइबोसोम्स, क्योंकि बेसिक फंक्शन प्रोटीन बनाने का राइबोसोम्स का ही होता है। और ये किसके ऊपर चिपके होते हैं? ये चिपके होते हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आधे हिस्से पे, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। उसको रफ बोलते हैं जिसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, ओके। और जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं वो फैट का बोल दो लिपिड का सिंथेसिस करता है, मतलब कि लिपिड को बनाता है। तो उसको हम स्मूथ, क्योंकि आप ऐसे रिलेट करके याद रखो कि जो प्रोटीन होता है वो थोड़ा रफ होता है, इस तरीके से याद रखो। और जो जितना भी लिपिड होता है, जो भी फैट होता है, वो स्मूथ होता है। तो जो स्मूथ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो लिपिड को सिंथेसिस करने का काम करता है, और रफ होता है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिक फंक्शन क्या हुआ? दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। देखो, पहला तो हमने ये ऑर्गन पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा आपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा हमने देखा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम फैट को, स्मूथ से फैट को रिलेट करके याद रखो, फैट को सिंथेसिस करने का काम, रफ प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम करता है। रफ क्यों होता है? बिकॉज इसके ऊपर कौन प्रेजेंट होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स पूरे के पूरे सेल में घूमते रहते हैं, छोटे छोटे ना मॉलिक्यूल्स, ये देख पा रहे हो, ये सारे के सारे ना राइबोसोम्स है। तो यहाँ पे भी इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो जहाँ तक ये प्रेजेंट होते हैं उस पार्ट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसका फंक्शन क्या होता है। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम। राइबोसोम्स इसके ऊपर होते हैं, याद रखना राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए ये रफ होता है। और जो रफ नहीं होता है वो फैट को सिंथेसाइज करने का काम करता है। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। तो आगे हम देखेंगे राइबोसोम्स के बारे में। मैंने अभी बताया आपको फिगर में राइबोसोम्स होते हैं, पूरे के पूरे में घूमते रहते हैं। और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाना चाहिए। अब देखिए, छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, बेसिकली राइबोसोम्स माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो कि आरएनए और एसोसिएट विद प्रोटीन, उनके ऊपर प्रोटीन, देखो प्रोटीन का काम उसका भी था एंडोप्लाज्मिक का, और प्रोटीन का इसका भी होता है। इसलिए इस रफ का एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन क्यों बनाता है? क्योंकि उसके ऊपर आपका राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सिंथेसाइज करने का काम करता है बेसिकली राइबोसोम ही करता है। कहाँ पे प्रेजेंट रह के? एंडोप्लाज्मिक रफ वाले के ऊपर प्रेजेंट रह के, ओके। यहाँ पे जितना भी सेल के अंदर जहाँ जहाँ प्रोटीन की ज़रूरत होती है वहाँ पे प्रोटीन को पहुँचाने का काम राइबोसोम का होता है, क्योंकि प्रोटीन एक असेंशियल चीज़ है सेल ऑर्गेनल्स के लिए भी। तो जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे ये पहुँचा देता है। अब ये तो हो गया राइबोसोम का काम। उसके बाद में हम बात करते हैं पांचवा जो आपका ऑर्गेनल है, जिसको बोलते हैं लाइसोसोम। अब लाइसोसोम को दूसरे नाम से भी बोला जाता है, और क्वेश्चन बार बार आता है कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्या होता है? तो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल लाइसोसोम होता है। इसका फंक्शन क्या होता है और इसको सुसाइडल बैग बोलते ही क्यों हैं? तो देखो, इसका काम होता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी बेकार पॉइजनस मटेरियल होता है, उसको ये अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो लाइसोसोम्स आर द स्पेरिकल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, है ना, स्पेरिकल होते हैं और इसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, और दैट आर जनरेटेड बाय। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो लाइसोसोम होता है वो कहाँ से बनता है? तो आप बोल सकते हो कि गोल्गी एपरेटस, इसको प्रोनाउंशिएट आप गोल्गी एपरेटस से गोल्जी एपरेटस से भी करते हो। तो जो कि गोल्जी एपरेटस से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। कहाँ से बनता है लाइसोसोम? गोल्जी एपरेटस से। अभी देखेंगे गोल्जी एपरेटस क्या बीमारी है। अब देखो, इसके अंदर एक एंजाइम होता है जो वेस्ट जो होता है ना, खराब चीज़ें होती है सेल की, जो डैमेज चीज़ें होती है उनको पचा लेती हैं, डाइजेस्ट कर लेती हैं। उस एंजाइम का नाम क्या होता है? उसका नाम होता है आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। याद रखना है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक एंजाइम होता है जो लाइसोसोम के अंदर होता है। तो लाइसोसोम का काम होता है जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको अपने अंदर रखना, और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट करना। किस एंजाइम की हेल्प से? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की हेल्प से। दो चीज़ें याद रखनी है। कौन जनरेट करता है? तो गोल्जी एपरेटस इसको जनरेट करता है। तो ये बातें आपको लाइसोसोम से याद रखनी है। आगे मूव करते हैं। देखिए, गोल्जी एपरेटस को हम देखते हैं, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। तो पहला फंक्शन तो यही हो गया कि ये लाइसोसोम को प्रोड्यूस करता है।
तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड एक ऑर्गेनल है जो कि सारी ज़्यादातर सेल आपके सेल्स के अंदर मिल जाता है। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग द प्रोटीन। अच्छा, ये ना एक डिलीवरी बॉय का काम करता है, पैक करके पहुंचाने का काम। बनाने का काम कौन कर रहा था? राइबोसोम कर रहा था। ये एक तरीके से ई कार्ट का काम करता है ना। ये कुरियर सर्विस है। कुरियर सर्विस का मतलब एक जगह से दूसरी जगह प्रोटीन को ले जाने का काम आपका गोल्जी एपरेटस का होता है। तो यहाँ पे दो काम इसके होते हैं, एक तो लाइसोसोम को प्रोड्यूस करना, जनरेट करना, और एक चीज़ों को मतलब प्रोटीन को पैकेजिंग करके पाथवे प्रोवाइड करना। अब हम देखने वाले सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसको बोलते हैं सेल न्यूक्लियस। इसका काम क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है। पूरी की पूरी सेल होती है ना, ये बोल दो कि एक दूसरी सेल है। सेल की पूरी जो जान होती है वो सेल न्यूक्लियस में ही बसी होती है। तो ये काम कैसे करता है? देखो, सेल न्यूक्लियस जो होता है उसके ऊपर एक छोटी सी सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको आप बोल सकते हो न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? जैसे कि सेल के अंदर चीज़ें आ रही थी और जा रही थी, इसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, है ना, याद रखना है, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और वो जो पोर्स होते हैं वो खाना लाते हैं न्यूक्लियोलस के लिए और वेस्ट मटेरियल्स को बाहर ले जाते हैं। और न्यूक्लियर एनवलप इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, एक तरीके से एक मेम्ब्रेन बना के रखता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है। देखिए, न्यूक्लियोलस जो होता है ना, उसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे एक्स की फॉर्म में आप बोल सकते हो। क्रोमोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और क्रोमोसोम्स के यहाँ पे इस तरीके से आपके डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए, है ना, इस तरीके से डीएनए प्रेजेंट होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, मिलियंस ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एक आपके न्यूक्लियोलस के अंदर, और यहाँ पे इस तरीके से डीएनए प्रेजेंट होता है। आपने डीएनए को अगर मैं और डिटेल में बनाऊँ तो डीएनए कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, आपने देखा भी होगा, कहीं ना कहीं इमेज देखी होगी डीएनए की। ठीक है, तो ऐसा आपको डीएनए दिखाई देने वाला है। तो डीएनए के अंदर यहाँ पे नोड्स होते हैं, और हर नोड क्या काम करता है, इनमें आपको पता है ये जो नोड्स होते हैं वो एक नोड किसी एक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने के लिए जिम्मेदारी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबल होता है वो उस काम के लिए। तो देखो, न्यूक्लियोलस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं डीएनए, और डीएनए के अंदर छोटे छोटे जो नोड्स होते हैं उनको बोलते हैं हम जीन्स। जो छोटे छोटे पर्टिकुलर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक पर्टिकुलर जीन हो गया। ठीक है, आप बोल सकते हो ये एक पर्टिकुलर जीन है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पर्टिकुलर जीन है। तो एक जीन का समेशन डीएनए होता है, और डीएनए को जोड़ दो तो क्रोमोसोम बनता है, और क्रोमोसोम को जोड़ के न्यूक्लियस के अंदर वो फिट रहता है। तो ये सेल के न्यूक्लियस का काम होता है। तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्गेनल होता है, और इसके बारे में सबको पता होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका दूसरा जो नाम होता है वो भी सबको पता होता है, पावर हाउस। देखो, क्यों बोलते हैं इसको पावर हाउस? इसलिए बोलते हैं कि जितना भी एनर्जी चाहिए होता है हमें बॉडी को काम करने के लिए, वो हमें बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास कोई मशीन नहीं है। हम जो खाना खाते हैं तो हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट जाता है, C6H12O6। ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला आप बोल सकते हो, कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी बॉडी के अंदर, ये सेल के अंदर जाता है। इस कार्बोहाइड्रेट को वो डिवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया, किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में, एडिनो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में डिवाइड करता है और एनर्जी जनरेट करता है। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट का मतलब फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स ऐसे जुड़े होते हैं। जब 3 मॉलिक्यूल्स फॉस्फेट के इस तरीके से जुड़े होंगे तो उनका जब ब्रेक डाउन होगा, 3 मॉलिक्यूल्स का जब ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो यही एनर्जी हमारी बॉडी को जितने भी काम करने के लिए ज़रूरी होती है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। अब हमारा एनिमल सेल कंप्लीट हुआ, अब हमारा एनिमल सेल ख़त्म हुआ। अब हम देखने वाले हैं प्लांट सेल के बारे में। तो प्लांट सेल क्या होता है? देखिए, जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं सेम होते हैं मैक्सिमम, जो अलग होते हैं उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो देखो, यहाँ पे साइटोप्लाज्म सेम है, क्लोरोप्लास्ट एक अलग चीज़ है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट इस तरीके के छोटे छोटे ग्रीन कलर के आप बोल सकते हो कि पार्टिकल्स होते हैं, जो क्या काम करते हैं, जो कि क्लोरोफिल इनके अंदर होता है, जो कि फूड बनाने के, मतलब कि आपको पता है कि सनलाइट से, जैसे कि सनलाइट आएगी और आपके प्लांट सेल पे पड़ेगी तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके पास जाएगी और वो अपना फूड खुद से बनाते हैं,
तो वो क्या करेंगे, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तो वो क्या करेंगे, इससे फूड बनाने का काम करेंगे। तो प्लांट सेल क्या काम करते हैं, फूड बनाने का काम करते हैं। आप बोल सकते हो कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और ये ग्रीन कलर भी प्रोवाइड कराते हैं प्लांट की पूरी की पूरी सरफेस को या लीव्स को। ठीक है, तो अगला है न्यूक्लियस, जो कि हमने देख लिया, न्यूक्लियोलस भी हमने देख लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमने देख लिया, सेम ही काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी सेम काम होता है। ओके, ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, ये आपका नहीं है। वॉक्यूल्स, ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखो, वॉक्यूल एक खाली जगह होती है, सेल के अंदर एक खाली जगह होती है, हमारे अंदर भी होती है, मतलब कि एनिमल सेल के अंदर भी होती है, लेकिन बहुत छोटा सा होता है, कभी कभी तो एब्सेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़ा होता है। क्यों होता है, इसका रीज़न होता है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करती है प्लांट सेल, उसको अपने अंदर ले लेता है, पहला काम। दूसरा काम, जो भी वाटर होता है उसको अपने अंदर रखता है, और एक तरीके से पूरी की पूरी वाटर को एब्जॉर्व करके यहाँ पे वॉक्यूल्स फूल जाता है। फूलने से क्या प्रोवाइड कराता है, एक टोंड प्रोवाइड कराता है। एक आप बोल सकते हो, आपने देखा होगा जैसे ही प्लांट में पानी डालते हैं तो कुछ टाइम के बाद उसके लीव्स जो होते हैं वो खिल जाते हैं। वो इसलिए खिलते हैं, वॉक्यूल्स के अंदर पानी फिल हो जाता है। तो और एक ये तरीके आप बोल सकते हो कि ये एक प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है, आपकी प्लांट सेल्स को। सेल वॉल, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जो कि हमारे अंदर नहीं होता है। सेल वॉल एक तरीके से आप मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है सेल को, मैकेनिकल सपोर्ट। हमारे सीधा सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन यहाँ पे पहले सेल वॉल होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो हम एक एक चीज़ को हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो 1, 2, क्लोरोप्लास्ट 3, इन तीनों को हम डिटेल में देखेंगे, ये तीनों डिफरेंट है हमसे। सबसे पहले देखते हैं सेल वॉल के बारे में। ये सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, ठीक है, प्लास्टिसिटी आप बोल सकते हो प्रोवाइड कराती है, वाटर लूज होने से बचाती है, प्रिवेंशन लूज ऑफ वाटर। ओके, प्रोटेक्शन फ्रॉम द इंसेक्ट्स, पैथोजन से भी हमें बचा, मतलब हमें नहीं, प्लांट्स को बचाती है, और एक फ़िल्टर की तरह भी काम करती है। तो आप ये बोल सकते हो कि ओवर एक्सपेंशन से भी बचाती है, वाटर अगर ज़्यादा फिल हो जाता है तो बहुत ज़्यादा फैलने नहीं देती। एक तरीके से कुल मिला के मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल वॉल, जो कि हमारे अंदर नहीं होती है। अगर हमारे अंदर होती तो हम रिजिड हो जाते, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं वॉक्यूल्स। तो वॉक्यूल्स मैंने आपको बताया कि एक खाली जगह होती है, तो आइसोलेटिंग द मटीरियल दैट माइट बी हार्मफुल। मैंने बताया कि जो भी ख़राब चीज़ें होती हैं उनसे ये प्रोटेक्ट करता है, बाहर की तरफ उनको रखता है। वाटर वेस्ट प्रोडक्ट्स को रखता है, वाटर को भी रखता है, ठीक है। और मेंटेनिंग इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मैंने आपको बताया कि फुला के रखता है, उसको टॉन करके रखता है, ठीक है। और मेंटेनिंग द एसिडिक, आप बोल सकते हो पीएच को मेंटेन करने के लिए भी वहाँ पे पानी चाहिए होता है। तो ये सारी काम होते हैं वॉक्यूल्स के। 4-5 काम आपको याद रखने हैं, ज़्यादा नहीं रखने, दैट्स इट, सिंपल। क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको बताई कि प्लास्टिड्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, और वो खाना बनाने के लिए, मतलब उनका ऑटोट्रॉप नेचर होता है, तो खुद अपने आप से खाना बनाता है। ये प्लांट होता है, प्लांट के ऊपर सनलाइट आती है, और सनलाइट आने से वो अपना फूड खुद बनाता है। तो प्लांट के अंदर प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट की वजह से वो अपना खाना खुद बना पाता है, सिंपल। अब हम देखने वाले हैं सेल्स का डिवीजन, ओके, कि सेल किस तरीके से डिवाइड होती है। प्लांट सेल और एनिमल सेल हो गई ख़त्म। अब हम देखेंगे सेल्स कैसे डिवाइड होती हैं। तो सेल्स डिवाइड होने का तरीका देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था मैंने आपको एक वर्ड लर्न करने के लिए बोला था, जो था कैरियो, ओके, कैरियोकनाइसिस, और इसको बोलते हैं साइटोकनाइसिस, ओके। तो सबसे पहले सेल डिवाइड होती है, तो सबसे पहले सेल की कैरियोकनाइसिस, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ये एक सेल हो और इस सेल के अंदर पहले सेल टूट जाए फिर अलग से न्यूक्लियस आए। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर उसके बाद में सेल डिवाइड होती है। तो आपको याद रखना है कि जो सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है वो पहले होता है कैरियो, फिर उसका होता है साइटो। साइटो का मतलब सेल्यूलर, ओके, साइटो का मतलब सेल्यूलर। तो सब सेल डिवीजन में पहला सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद में आप खुद आपकी जो सेल होगी वो डिवाइड होगी। तो इस तरीके से सेल डिवीजन का प्रोसेस चलता है। अब सेल जो होती है वो दो तरीके से डिवाइड होती है। कैसे? दो तरीके से। वो एक का नाम है डिप्लॉइड और एक का नाम है हैप्लॉइड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डाइप्लॉइड, या डाइप्लॉइड या डिप्लॉइड, कुछ भी बोल दो आप, है ना। तो डाइप्लॉइड का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। एक सेल है, अगर एक सेल जो है वो अगर दो सेल में टूट रही है बराबर, बस दो सेल में डिवाइड हो रही है। डाई मतलब होता है टू, डाई का मतलब आपको पता होगा, डाई का मतलब होता है टू। तो एक सेल फिर ये टू में टूट रही है, जो कि आपकी जनरली आपकी बॉडी की हर सेल जनरेट करती है, ऐसा होता है, ठीक है। नॉर्मल सेल्स का डिवीजन होना, आप बोल सकते हो नॉर्मल सेल्स का डिवीजन डिप्लॉइड फॉर्म में होता है।
लेकिन जो हैप्लॉइड होता है वो अलग केस है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है कि जो एक सेल होती है वो मल्टीपल सेल्स में डेवलप हो जाती है। ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है जर्म सेल्स। जर्म सेल्स क्या होती हैं, ओवम जो होता है ना, ओवम और जो स्पर्म होता है, जब स्पर्म ओवम के अंदर जाता है, जब स्पर्म ओवम के अंदर जाता है तो बेबी प्रोड्यूस होता है। अब आपको पता है कि स्पर्म एक सेल था, ये बहुत सारी सेल्स में प्रोड्यूस होकर एक बेबी को बना देता है, ठीक है, एक बेबी बन जाता है इससे। तो आप बोल सकते हो कि हैप्लॉइड का मतलब होता है कि एक सेल मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो, जो कि जर्म सेल्स का होता है इस तरीके से बिहेवियर। और डाइप्लॉइड का मतलब होता है कि एक सेल सिर्फ 2 सेल में डिवाइड हो, उसको हम डाइप्लॉइड सेल डिवीजन बोलते हैं। सो दिस वाज द कंप्लीट चैप्टर। तो एक बार फटाफट इसको समराइज कर देता हूँ। तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि जो सेल होती है वो बेसिक फंक्शन स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। दूसरा हमने देखा कि रॉबर्ट हुक ने, है ना, रॉबर्ट हुक ने इनको डिस्कवर किया। उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पे एक सिंगल सेल एनिमल होता है, एक मल्टी सेल एनिमल होता है। उसके बाद में हमने देखा प्रोकैरियोटिक के बारे में देखा और यूकैरियोटिक के बारे में देखा। प्रोकैरियोटिक जो इमैच्योर सेल होती है, यूकैरियोटिक जो मैच्योर सेल होती है। उसके बाद में हमने क्या देखा, उसके बाद में हमने यूकैरियोटिक को डिटेल में देखा। उसमें हमने एनिमल सेल को देखा। एनिमल सेल के अंदर क्या देखा है, एनिमल सेल के अंदर हमने देखा कि एनिमल सेल के अंदर हमने देखा सबसे पहले मेम्ब्रेन देखी, मेम्ब्रेन के बाद में हमने उसका साइटोप्लाज्म देखा, साइटोप्लाज्म के बाद में हमने ऑर्गेनल्स, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम, राइबोसोम देखा, लाइसोसोम देखा। इस तरीके से हमने इसके ऑर्गेनल्स को देखा। उसके बाद में प्लांट सेल के अंदर 3 चीज़ें अलग देखी, सेल वॉल देखी, सेल वॉल के अलावा हमने देखा यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट देखा, और क्लोरोप्लास्ट के अलावा हमने यहाँ पे आपका वॉक्यूल्स देखे, वॉक्यूल्स जिसके अंदर वाटर वेस्ट और वाटर एंड वेस्ट फिल होता है। उसके बाद में सेल डिवीजन किस तरीके से होता है, पहले कैरियो मतलब कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर सेल डिवीजन होता है मतलब साइटो। उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा कि सेल डिवीजन 2 तरीके से होता है, डेप्लॉइड मतलब 2 पार्ट्स में सेल का डिवाइड होना, हैप्लॉइड मतलब एक ही सेल बेबी को प्रोड्यूस करते, मल्टी सेल में डिवाइड होना। दिस वाज द कंप्लीट चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप राइट डाउन करो, आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स। थैंक यू वेरी मच। एंड प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से मैं नए नए वीडियो लेक्चर्स आपके लिए लाता रहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस टॉपिक के ऊपर और या फिर किस चैप्टर के ऊपर आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए। साइंस, मैथमेटिक्स के अंदर मैं उसके ऊपर आपका वीडियो लेक्चर्स बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।